हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे सामाजिक अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ चल रही है। तो इसी क्रम में हम शुरू कर रहे हैं अपनी अगली सीरीज़ को, जो कि है जितने भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप सभी लोग पेन और पेपर लेके इन क्वेश्चंस को नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आपको एक गुड न्यूज़ ये देनी है कि अभी जो DSSB की जो वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें TGT PGT है, प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी है, तो उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स DSSC के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या अन्य एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो उनके लिए जनरल अवेयरनेस की एक कंप्लीट सीरीज़ है। तो शुरू करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाज़ार डैश में स्थित है। तो राइट आंसर है आपके सामने दिल्ली। तो ऑप्शन ए जो है दिल्ली, यानी कि दिल्ली जो है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाज़ार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वाराणसी है, राजगृह है, पाटलिपुत्र और मथुरा है। तो राइट आंसर है बी, यानी कि राजगृह। तो राजगृह जो थी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त जो थे इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि ऐसा कौन सा स्तंभ शिलालेख हुआ है। तो राइट आंसर है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसमें इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो हैट्रिक्स जैसे आपको मालूम है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। तो कुलदीप यादव, ने अभी हाल ही में एक हैट्रिक्स ली थी। तो उन्होंने दो हैट्रिक्स ले ली हैं, जो इस लिस्ट में जो भारतीय हैं उनमें से हैं। अगला क्वेश्चन इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। यानी कि अभी भी कौन है, IMF का जो हेड है अभी भी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, IMF की हेड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जिसे अब वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी कहा जाता है। तो पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कहा जाता था, मुंबई में है ये, और मुंबई के किस कालावधि में बनाया गया था। तो ईयर पूछ रहा है, किस ईयर में बना था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं ये। तो राइट आंसर है 1878 से 1888 के बीच में बना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन मेनार्ड केनिस, जो अपने आर्थिक सिद्धांतों अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, किस देश से थे। तो ऑप्शन देख लिया आप। पहला ऑप्शन स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इंग्लैंड। तो राइट आंसर इंग्लैंड है। तो जॉन मेनार्ड केनिस जो थे, जो अपने आर्थिक सिद्धांत, जिन्होंने केनियसन सिद्धांत भी दिया, अर्थशास्त्र भी दिया था, तो ये इंग्लैंड के निवासी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। यानी कि जो RBCs है, इनका निर्माण कहाँ होता है। तो RBCs का निर्माण जो है हमारे बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसके अंदर जो बोन मैरो होती है, वहाँ पर RBCs का निर्माण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। तो निषेचन के बिना अगर आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है फल में, तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फल ग्रोथ कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थेनोकॉर्पी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, सुचेता कृपलानी जी बनी। ठीक है, तो बढ़ते आगे।
तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो पहली महिला मुख्यमंत्री किसकी बनी? उत्तर प्रदेश की बनी। तो ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर हम पहले पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास जो है एक ओम नियम है, ये किस देश के थे? किस देश से थे, यानी किस देश के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के थे। तो जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम भी याद रख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आता है कि नाम में केवल ओम लिख के आता है, शुरुआत का नाम नहीं आता है। तो उनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम और ये जर्मनी के निवासी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन था, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो जवारा नृत्य जो है ये कहाँ का? ये मध्य प्रदेश राज्य का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीथेन जो है एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन कैसी गैस है? मीथेन जिसमें ना कोई रंग है ना कोई गंध है और ये गैर विषैली किंतु ज्वलनशील, जलने वाली गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम मीथेन या मार्श गैस इसको भी कहा जाता है। यानी कि जो दलदली एरिया होती हैं जहाँ से जो गैस निकलती है उसे मीथेन गैस कहते हैं। यानी कि जो सीवर टैंक्स होते हैं उसमें भी कभी कभार मीथेन गैस बन जाती है, जिसके वजह से जो सीवर में काम करने वाले जो लोग होते हैं कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये गैस जो है, मेथेन गैस जो ऐसी होती है कि ये ज्वलनशील भी होती है। यहाँ तक कि जो धान होती है, धान की वजह से जो मीथेन गैस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस भी होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश है? कांस्य, कांसा, ताम्र, तांबा, स्वर्ण, सोना, रजत, चांदी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होना चाहिए? तो आप सोच रहे हैं कि ओलंपिक स्वर्ण पदकों का घटक कौन सा रहेगा? चांदी प्रमुख घटक पूछ रहा है यहाँ पे। तो प्रमुख घटक के रूप में चांदी है। हालांकि जो स्वर्ण पदक होते हैं उनमें प्योर गोल्ड नहीं होता है, उस पर जो है चांदी जो है उसका प्रमुख घटक होता है वहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ये धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को ना उसके धर्म, ना उसके वंश, ना उसकी जाति, ना उसके लिंग यानी कि उसका पुरुष, महिला और अन्य के आधार पर और उसके जन्म स्थान के आधार पर उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 के आधार पर ये सब किया जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो गुजरात में ऐसी कौन सी झील है जिसे मौर्यों के शासन में बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आप। तो राइट आंसर है सुदर्शन झील है, जो जिसे मौर्यों के शासनकाल में बनाया गया था, जो एक कृत्रिम जलाशय है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। तो हर्षचरित जो है, हर्षचरित के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने क्या किया था? उनकी जीवनी लिखी थी, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी जो संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो बाणभट्ट जी ने लिखी थी उनकी जीवनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश का गोल गुंबद या गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा पूछा गया। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध की राजधानी थी उसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है, विरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित हैं? तो बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित हैं? ओडिशा में स्थित हैं। तो ये तीनों जो मंदिर हैं ये ओडिशा में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
अगले क्वेश्चंस के लिए हम कल सीरीज़ को अपनी चालू रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस के लिए हम अगली सीरीज़ को करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।